तूफानी रात। मेदिनीपुर में मानसून आ गया है, गर्मी का प्रकोप थम गया है और मूसलाधार बारिश विदा हो गई है। तूफान मुझे बचपन से ही खींचते आए हैं। हवा की सरसराहट और बारिश की थपेड़े मुझे कंपा देते हैं। एक अलग सा रोमांच पैदा होता है। लेकिन वह रात अलग थी। बादलों की ऐसी भयंकर गर्जना हुई कि आकाश फट जाएगा। हवा इतनी तेज चल रही थी मानो पेड़ नाच रहे हों। टिन चावल पर बारिश हो रही है दारा। अचानक एक चमक, दीपक बुझ गया। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं भूतिया कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते। अंधेरे में कोई अजीब चीज घूम रही है। बारिश की रफ्तार इतनी बढ़ गई जैसे कोई ऊपर से पानी से भरा गिलास डाल रहा हो। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर हंसी की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि मैं गलत सुन रहा हूं, लेकिन फिर शोर हुआ। एक लंबी खींची हुई मुस्कान भौहें से कुड़ी हुई। बारिश में भी अमानवीय हंसी साफ सुनाई दे रही थी। दीवार पर लगे कीलों जैसी मुस्कान के साथ कोई खुजा रहा है। शिक्षक की आवाज आ रही है। ठंड की भूख ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। बचपन में सुनी कहानियां, गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई भूत चुड़ैलों की कहानियां मेरे दिमाग में घूम रही हैं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। शरीर में एक ठंडी धारा दौड़ने लगी। कंबल और लपेट लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही। दरवाजे के पास अंधेरे में एक भूरे रंग की आकृति दिखाई दी। कमरे में एक सड़ी हुई गंध व्याप्त थी। गला सूख रहा था। चीखना चाहते हैं, लेकिन गले में अटक गया। धीरे धीरे वह आकृति मेरी ओर आ रही है। प्रत्येक चरण के साथ कमरे का तापमान और गिरता जाता है। वह आकृति मेरे बिस्तर पर आ गई। भय बढ़ गया, सांसें रुक गईं। तभी एक फ्लैश के साथ दीपक फिर से जल उठा। लेकिन उस रोशनी में मैंने जो देखा उसे मैं अब भी नहीं भूल सका हूं। मेरे बिस्तर के पास एक लड़की खड़ी थी, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है। साड़ी का एक सड़ा हुआ टुकड़ाफटा हुआ शरीर, उलझे हुए बाल, चेहरा मात्र एक छेद और उस छेद में दो चमकती हुई लाल आंखें। इतना भयानक दृश्य जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं चिल्लाना भी शुरू नहीं कर सका। लड़की का हाथ मेरी ओर बढ़ा। 10 लंबी पंजे वाली उंगलियां। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर घुमा लिया। लेकिन अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। बारिश और हवा सब बंद हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। धीरे से मैंने आंखें खोलीं और देखा कि लड़की जा चुकी थी, लेकिन बिस्तर की चादर पर 3 लंबे गहरे नाखूनों के निशान थे। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। मैंने लड़की की तलाश में कमरा घुमाया, लेकिन कहीं नहीं। मैंने देखा कि खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। रात परेशानी में कटी। हर शब्द, हर परछाई ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह लड़की फिर से आ रही हो। मैं सुबह सुबह गांव के बूढ़े आजाद के पास भागा। जब उसने मुझे कहते सुना, श्मशान की छाया, सांस, तो वो चिंतित हो गया। उन्होंने कहा, आपका घर इस क्षेत्र में पुराने श्मशान के पास है। तूफानी रात में कभी भी खिड़की और दरवाजा खुला ना छोड़े। और जो ताबीज मैंने आपको आज रात दिया था उसे पहन लें। उस रात मैंने ताबीज पहना और डर के मारे सो गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मेरे दिल में एक उम्मीद जगती है कि वह दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ठीक पूर्णिमा की रात को यह फिर से शुरू हो गया। तूफान, बारिश और उस मरी हुई लड़की की मुस्कान। अब उसने मुझे छुआ। एक ठंडा, कठोर छुअन। मैं चीखना चाहता हूं, लेकिन चिल्ला नहीं सकता। गांव के बूढ़े ने क्या कहा, ताबीज काम नहीं कर रहा। मैं निराश हो गया था। लेकिन तभी आसमान में बिजली गिरी, इतनी जोर से कि पूरा घर हिल गया। मैंने आंखें खोली और देखा कि लड़की जा चुकी थी। केवल 2 चमकती लाल आंखें गायब थीं। कमरे में सड़ी हुई गंध फैली हुई है। मैं हाँफते हुए बिस्तर से बाहर निकला। शरीर कांप रहा है, लेकिन अब और नहीं, कोई डर नहीं। एक गुस्सा पैदा हो गया है। अब मैं इस भयानक आत्मा का सामना करूंगा। मैंने सुनिश्चित किया कि खिड़कियां और दरवाजे सभी बंद थे। अब मेरी नजर बिस्तर की चादर पर लगे कीलों के निशानों पर गई। मैं जानता था कि यह कोई साधारण दाग नहीं है। यही उस लड़की की मौजूदगी का एकमात्र सबूत है। मैंने कपड़े पहने। गांव के बुजुर्गों द्वारा उसे दिया गया ताबीज चालू है, लेकिन स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा है। इस बार मुझे कुछ करना होगा।
मैं अपने पिता के घर गया। वह प्राचीन हैवा चीजें इकट्ठी करता था। मैंने बहुत सी चीजें खोज निकाली, पुरानी नोटबुकें, मंत्रों की किताबें, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका उपयोग कैसे करना है। अचानक मेरी नजर एक पुराने ताड़ के पेड़ पर पड़ी। इसे खोलकर देखने पर मृतकों की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र लिखा हुआ है। मैंने मन में सोचा, यह एक कोशिश के लायक हो सकता है। मैं मंत्र पर लिखा मंत्र याद करने लगा। बाकी रात इसी तरह बीती। पूर्णिमा के चांद की रोशनी घर में आ गई है। हवा फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं बार बार मंत्र का जाप करने लगा। तभी तूफान के जोर से खिड़की खुल गई। मैं चिल्लाया, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। जैसे ही मैंने मंत्र का जाप किया, रात के आकाश में बिजली चमकी। भयानक चीख थी। मैंने आंखें खोली। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, केवल तूफान में हिलती हुई पत्तियां थीं। मुझे नहीं पता, मुझे आश्चर्य है कि क्या जादू काम कर गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन इस घटना ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। तूफानी रात में मैंने पहले कभी इतना सहज महसूस नहीं किया था। और पुराने श्मशान के पास कभी भी खिड़कियां और दरवाजे खुले न छोड़े, जैसा कि गांव के बुजुर्ग कहते हैं। उसके कुछ साल बाद मैंने घर से दूर जाने का फैसला किया। एक दिन सामान पैक करते समय वह पुरानी ताड़ के पत्ते वाली गुड़िया फिर हाथ लग गई। पुराना पन्ने पलटना भी एक नया पन्ना है। इसमें लिखा था, यदि मृतकों की आत्मा को बुलाया जाता है तो उसे प्रसन्न करना होगा, अन्यथा वह वापस आ जाएगी। गुड़िया हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या मैंने उस रात गलती से मंत्र उल्टा पढ़ लिया था? ऐसा लग रहा था कि यह टूटा हुआ है। मैंने जल्दी से किताब खोली, लेकिन पेज गायब था, मानो किसी ने बड़े जतन से उसे फाड़ दिया हो। मैं हर तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। अचानक मुझे बाहर तूफान की आवाज सुनाई दी। ये शब्द सुनकर मेरे शरीर में चुभन सी हो गई। मैं खिड़की के पास गया और आसमान में काले बादल देखे। वहां है तूफान के जोर से खिड़की हिलती है। तभी मेरे कंधे पर एक ठंडा स्पर्श पड़ा। मैं चौंक कर पलटा तो वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा भयावह। इस बार उसका शरीर अधिक सड़ा हुआ है। उसके बाल अधिक उलझे हुए हैं, मुड़ी हुई और चमकती लाल आंखें और भी बड़ी दिखती हैं। लड़की के मुंह से भयानक दहाड़ निकली। मैं जानता था कि इस बार कोई ताबीज या मंत्र मुझे नहीं बचा सकता। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे। तभी आकाश में जोरदार धमाके के साथ बिजली गिरी। ऐसी आवाज आई कि पूरा घर हिल गया। मैंने अपनी आंखें खोली। कमरे में रोशनी थी, लेकिन वो लड़की अब नहीं रही, सिर्फ सड़ी हुई दुर्गंध है। मैं कमजोर पैरों से चलकर खिड़की तक आया। आसमान अब साफ है, केवल कुछ टिमटिमाते तारे हैं। तूफान रुक गया है। मैं नीचे आ गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो पेड़ टूटे हुए थे। सड़क पर पानी भर गया था। तूफान के प्रकोप के संकेत स्पष्ट हैं। लेकिन जब मैंने कुछ दूरी पर जलाई जा सकने वाली काली चाय की कीमत देखी तो मेरा खून खौल उठा। करीब से देखने पर पता चला कि वह पूरी तरह से नहीं जला था। अधजली अवस्था में झूठ बोल रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा बढ़ गई है। मैं धीरे से पास आया। मैंने चाय को छड़ी से हिलाया। एक हाथ बाहर आया। हाथ सड़ा हुआ है, नाखून लंबे हैं। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। फिर पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर उस शीट को खोला तो पता चला कि वह उसी इलाके से लापता हुई एक लड़की की थी। बाद में पता चला कि लड़की के माता पिता ने काले जादू का उपयोग करके जमीन पर कब्जा करने के लिए एक संत की हत्या कर दी थी। उस तूफानी रात में वह साधु अपनी बेटी को लेकर भाग गया, लेकिन तूफान में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने मेरे जीवन पर गहरा घाव छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि उस लड़की की आत्मा को अब शांति मिलेगी या नहीं, लेकिन यह तय है कि कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अतीत से चिपके रहने के परिणाम भयानक हो सकते हैं।